Hello friends, very good evening, very good morning, very good afternoon. This is Kalp Shah from Kalp Shah CA Classes Agarwal Consultants. कैसे हो दोस्तों? आशा रखता हूँ ये महामारी में आप सब सुरक्षित है और मेरी आपसे नम्र गुजारिश है कि आप कोरोना के जो नियम है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग रखने का अवश्य पालन करें। और आज हमारा विषय है जीएसटी में विथ पेमेंट ऑफ टैक्स रिफंड कैसे लेने का। ये हमारा अग्रवाल कंसल्टेंसी है जिसका मोबाइल नंबर है 80002825091063592001, जिसमें आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन, जीएसटी रिटर्न, जीएसटी एक्सपोर्ट रिफंड, इनकम टैक्स रिटर्न, ट्रेडमार्क, फसाई लाइसेंस, फेमा रिलेटेड कंप्लायंस, आईसी कोड निकालना, फूड लाइसेंस निकालना या एडी कोड रजिस्ट्रेशन करना और जीएसटी का रिफंड लेना विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वगैरह हम आपको सेवाएं देते हैं। जिसकी संक्षिप्त में मैं जानकारी देना चाहूँ तो ये थोड़ा एक मैंने पीपीटी बनाया हुआ है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन वगैरह से रिलेटेड कंप्लायंस, लीगल ड्राफ्टिंग, एनसीएलटी मैटर, जीएसटी मैटर, इनकम टैक्स मैटर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड गाइडेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर, फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, वैल्यूएशन, बायर फाइंडिंग, सेलर फाइंडिंग, प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी, फूड लाइसेंस, फूड सेफ्टी का सेंट्रल लाइसेंस लेना हो एक्सपोर्ट के लिए, स्पाइस बोर्ड की आरसीएमसी लेनी हो, अपेडा की आरसीएमसी लेनी हो, फियो की आरसीएमसी लेनी हो वगैरह हर प्रकार की सेवाएं आप एक नंबर पे कॉल करके ले सकते हो, जो है 8000028250 और 9106359201, जिसमें आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। आज का हमारा जो मुद्दा है उस पर आ जाते हैं दोस्तों। आज का मुद्दा है एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। उसको मैं संक्षिप्त में समझाना चाहूंगा। एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करूं तो आप यहां पे एक्सपोर्टर हो, आपने लोकल बायर से माल खरीदा, लोकल सेलर आप उसके बायर हो गए। आपने 100 रुपये में माल खरीदा, उसको 18 रुपये जीएसटी पे किया, आपने उसको 118 रुपये का कंसिडरेशन ट्रांसफर किया। उसमें से 18 रुपये उसने जेब में रख दिए और 100 रुपये जेब में रख दिए और 18 रुपये गवर्नमेंट को जमा करा दिए। ओन पॉकेट में रखे 100 रुपये, तो आपको ये 18 रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गई। अब आप ये माल एक्सपोर्ट मार्केट में से फॉर एग्जांपल यूएसए में बेचते हो 200 रुपये में, जिसमें 18% जीएसटी लगेगा 36 रुपया, तो 236 रुपया आपको ग्राहक से लेना है। ग्राहक से नहीं लेना है, यूएसए वाले कस्टमर से तो आप सिर्फ 200 रुपया ही लोगे। आपको 36 रुपये का विथ पेमेंट ऑफ टैक्स आपने एक्सपोर्ट किया है, तो आपको 18 और 18 का आईजीएसटी का आपको जो आईटी से मिला था, आईजीएसटी का भी आईटीसी हो सकता है, सीजीएसटी का भी हो सकता है, एसजीएसटी का भी हो सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ये वाला 18, उसमें से 18 पे करने हैं और 18 आपको कैश से पे करने हैं। टोटल आपको 36 पे करने हैं जीएसटी रिटर्न में। पूरे 36 पेमेंट करना है, उसे कहते हैं विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। ऐसा मान लिया जाएगा कि आप लोकल में ही बेचते हो, लेकिन लोकल में अगर बेचते होते तो आप 36 रुपये ग्राहक से लेते, ग्राहक से कलेक्ट करते, लेकिन यूएसए वाले ग्राहक से आप 36 रुपये ले नहीं सकते, क्योंकि अगर लोगे तो फिर ये 36 का रिफंड नहीं मिलेगा। ले तो सकते हो, वो दे भी देगा अगर आपकी कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट हुई, लेकिन फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड लेने के लिए आपको ग्राहक से पैसे लेने नहीं है 36 रुपये, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का रूल है, यू कैन एक्सपोर्ट गुड्स or services but you cannot export taxes. If you are exported taxes, that means you have collected taxes from your customer, you cannot collect it because it would be unjust enrichment. क्योंकि आप अनजस्ट एनरिचमेंट है, यानी कि आपको दोनों तरफ से 36 रुपये मिलेंगे, ग्राहक भी 36 रुपये देगा और गवर्नमेंट भी 36 रुपये का कैश रिफंड देगी, वो नहीं चलेगा। आपको तो सिर्फ ग्राहक से 200 रुपये लेने हैं और 36 रुपये आपको जेब में से निकाल के गवर्नमेंट को पे करने हैं जीएसटी टैक्स के तौर पे, और पूरे 36 का रिफंड लेना है। उसी को कहते हैं विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। और विथ पेमेंट ऑफ टैक्स का शॉर्ट रास्ता है, मैं आपको बता देता हूं कैसे विथ पेमेंट ऑफ टैक्स रिफंड लिया जाता है। मैंने आपको इसके लिए जीएसटीआर 3B में और टेबल 6A का एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है मेरी ही चैनल पे,
यहाँ पे आप जा सकते हो और ये GST 3B ऑनलाइन लाइव वगैरह देख सकते हो कैसे एक्सपोर्ट का GST का पेमेंट करना है। ठीक है, तो मैं उसको फिर से एक बार आपको बता देता हूँ किस तरह। दोस्तों, तो आपको क्या करना है, दो जगह जो एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट करते हो उसका मैं आपको GST रिटर्न में प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ उसका रिटर्न फाइल करना है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है मेरी चैनल पे, लेकिन मैं आपको फिर से एक शॉर्ट में बता देता हूँ उसमें क्या क्या एरर आती है और उसके क्या क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले आपको रिटर्न्स में जाना है। रिटर्न्स में आपको GSTR1 प्रिपेयर ऑनलाइन करना है। वहां पे आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए टेबल 6A होता है, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। वहां पे आपको एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस डालने हैं। वहां पे भी आपको यहाँ पे सूचनाएं मिल जाएगी कि एक्सपोर्ट इनवॉइस डालते डालते क्या आपको ध्यान रखना है, और उसकी ही एरर जब आती है तो सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है मैंने। इनवॉइस डेटा फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज प्रोवाइडेड इन टेबल 6A ऑफ GSTR1 फॉर द रेलेवेंट टैक्स पीरियड। आपने विद पेमेंट ऑफ टैक्स किया हो एक्सपोर्ट या विदाउट किया हो, टेबल 6A में ही एक्सपोर्ट जाएगा। Invoice numbers provided in table 6A of GSTR1 are same as that of the invoice details given in shipping bill। आप जो टेबल 6A में इनवॉइस नंबर डालते हो वो सेम इनवॉइस नंबर होना चाहिए जो शिपिंग बिल में आपने इनवॉइस नंबर डाला है। अब क्या होता है, GST एरा के पहले, GST आया उससे पहले लोग कमर्शियल इनवॉइस एक बनाते थे। जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का लोग कोर्स करते हैं उसमें कमर्शियल इनवॉइस बनाना सिखाते, कहीं पे भी टैक्स इनवॉइस बनाना नहीं सिखाते। टैक्स इनवॉइस GST रूल्स के हिसाब बनता है, उसको कोई फॉर्मेट नहीं, लेकिन उसमें कुछ माहिती है जो माहिती आपको डालना कंपलसरी, जैसे कि इनवॉइस का डेट, अमाउंट, टैक्स का अमाउंट, सेल प्राइस का अमाउंट टोटल, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह डालना कंपलसरी है। तो कई लोग क्या करते हैं, कमर्शियल इनवॉइस अलग बनाते हैं, टैक्स इनवॉइस अलग बनाते हैं, तो दोनों का नंबर अलग होगा एक ही ट्रांजेक्शन पे, तो वो नहीं चलेगा। आपने शिपिंग बिल में जो नंबर डाला वही इनवॉइस नंबर आपको GSTR1 के टेबल 6A में डालना है। द इनवॉइस विद डिफरेंट इनवॉइस नंबर और डेट देन गिवन इन शिपिंग बिल विल बी रिजेक्टेड बाय आइसगेट। इसमें होता क्या है, आप जो टेबल 6A में डेटा डालते हो ना GST के पोर्टल में, वो एक कस्टम्स डिपार्टमेंट का पोर्टल है, आइसगेट पोर्टल। आइसगेट पे वो ट्रांसमिट होता है, यानी कि पूरा डेटा यहाँ से आइसगेट के पोर्टल पे जाता है और उसकी मैचिंग होती है। अगर मैचिंग परफेक्ट होती है तभी जाके आपको रिफंड मिलता है दोस्तों। और मैचिंग नहीं होने के बहुत सारे एरर्स आते हैं, जैसे शिपिंग बिल SB005। SB005 का मतलब है कि आपका इनवॉइस नंबर या इनवॉइस डेट वगैरह में, पोर्ट कोड वगैरह में मिस्टेक है। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे हम देखेंगे। सिलेक्ट विथ पेमेंट ऑफ टैक्स फ्रॉम द GST पेमेंट ड्रॉप डाउन व्हाइल फाइलिंग द इनवॉइस डिटेल। अगर आपने विथ पेमेंट ऑफ टैक्स किया है तो विथ पेमेंट ऑफ टैक्स सिलेक्ट करना है। अगर आपने बॉन्ड या LUT से सिलेक्ट किया है तो बॉन्ड या LUT सिलेक्ट करना है दोस्तों। इनवॉइस सिलेक्टेड एज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड फ्रॉम आइसगेट। हाँ, और जो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आप एक्सपोर्ट करते हो उसका रिफंड आपको कस्टम्स डिपार्टमेंट से नहीं मिलता, वो GST डिपार्टमेंट से आपको अलग से रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। लेकिन विथ पेमेंट ऑफ टैक्स जो एक्सपोर्ट करते हो वो सारे इनवॉइसेस आइसगेट में ट्रांसमिट होते हैं और उसका आपका जो शिपिंग बिल होता है वो ही आपका रिफंड एप्लीकेशन बन जाता है। योर रिफंड एप्लीकेशन इज नथिंग एल्स बट योर GST रिटर्न और योर शिपिंग बिल। योर शिपिंग बिल इज itself is your GST application. You don't need to make separate application as is the case in without payment of tax. Without payment में अलग से रिफंड एप्लीकेशन करनी होती है, लेकिन ये पूरा जो वीडियो है विथ पेमेंट का है, तो अभी विदाउट की मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट एंड पोर्ट कोड आर स्पेसिफाइड मैंडेटरीली एंड करेक्टली इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। आपको शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट एंड पोर्ट कोड, और उस शिपिंग बिल में जो आपने इनवॉइस नंबर डाला है वो करेक्ट ही डालना है। Invoices which don't have these details shall not be sent to आइसगेट for further processing। आइसगेट पे ट्रांसमिट ही नहीं होंगे अगर आपने शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट और पोर्ट कोड नहीं डाला। तो पोर्ट कोड होता है जैसे कि नावा शेवा पोर्ट होगा मुंबई का, तो इसका INNSA1 INSA1 है, वो डालना है। शिपिंग बिल नंबर नॉर्मल चीज है, शिपिंग बिल डेट। पोर्ट कोड इज अल्फा न्यूमेरिकल 6 कैरेक्टर कोड एज प्रिस्क्राइब्ड इन बाय आइसगेट। यहाँ पे इसे आप क्लिक करके देख भी सकते हो कितने कितने पोर्ट कोड है। ठीक है, INNSA1 और उसके अधिकारियों के मेल ID भी दिए हुए हैं जो कभी भी आपको मेल पे जवाब नहीं देंगे। इनवॉइस विच हैव करेक्ट पोर्ट कोड आर लाइकली टू गेट रिजेक्टेड बाय आइसगेट। इनवॉइसेस विच हैव इनकरेक्ट पोर्ट कोड, अगर आपने गलत पोर्ट कोड डाला तो आइसगेट से रिजेक्ट भी हो सकते हैं दोस्तों। तो मैं कहना क्या चाहता था दोस्तों, यहाँ पे GSTR1 में टेबल 6 है, उसमें एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, यहाँ पे ऐड इनवॉइस करके आपको ऐड इनवॉइस करना है। वहां पे इनवॉइस नंबर डालना है, इनवॉइस डेट डालनी है, पोर्ट कोड डालना है, शिपिंग बिल नंबर,
फिर ये इनवॉइस नंबर वही इनवॉइस नंबर डालना है जो आपने शिपिंग बिल में इनवॉइस नंबर डाला हो। शिपिंग बिल डेट, टोटल वैल्यू। टोटल इनवॉइस वैल्यू में अगर आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हो और 18% टैक्स है तो 118 यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे आपको फिर 100 लिखना है टैक्सेबल वैल्यू में। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पे 100 लिखा तो अपने आप 18 आ जाएगा, तो यहाँ पे टोटल 118 आएगा। टोटल इनवॉइस वैल्यू का मतलब होता है इस इनवॉइस की टोटल वैल्यू क्या है इंक्लूडिंग टैक्स अमाउंट। और फिर यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट इज इटसेल्फ इज इंटर स्टेट सप्लाई, तो यहाँ पे आपको कुछ पसंद नहीं करना है, वो अपने आप ही सिलेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सिलेक्ट नहीं करना है, विथ पेमेंट ऑफ टैक्स सिलेक्ट करना है और इसको सेव कर देना है। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है। इसमें बहुत सारी गलतियां होती है, वो उसके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने भी विद पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे करना उसके लिए पूरी एक एफएक्यूज बनाई है, वो हम देखते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट की। ठीक है, ये स्टेप्स उसके। व्हाट स्टेप्स शुड आई टेक सो दैट माय डेटा इज सेंट बाय जीएसटी सिस्टम टू आइसगेट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड। सबसे पहले जीएसटी में अभी मेरे पास 3 भी खुल नहीं रहा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जीएसटी एक्सपोर्ट रिफंड लेने के लिए जीएसटी में 2 जगह रिटर्न में डेटा मेंशन करना है। एक है टेबल 6 से GSTR 1 जो मैंने अभी आपको दिखा दिया। दूसरा है आपका GSTR 3B, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा। इसका मैंने पहले वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, फिर भी मैं आपको वो आज डेट है 29 अप्रैल, तो वो खुल नहीं रहा है मेरे पास कोई भी, ना मेरा या मेरे क्लाइंट का कोई भी लाइव 3B नहीं दिख रहा है। फिर भी मैं यहाँ से आपको 3B दिखा देता हूँ। आईजीएसटी वहां पे जितना पे किया उतना या देखो यहाँ पे आपको 3B है, 3.1 में एक्सपोर्ट की जो डिटेल्स है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई 0 रेटेड में डालनी है। ना तो आपको 3.1A में डालनी है, ना तो 3.1C में डालनी है। ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये वीडियो मैंने ये अब तक की जो माहिती बताई उसके लिए मैंने पूरा अलग से एक वीडियो बना भी दिया है, लेकिन संक्षिप्त में मैंने फिर से बता दिया क्योंकि आप वो गलती दोबारा ना करें। तो जीएसटी में 2 जगह टेबल 6A और GSTR 3B में 3.1 में B में वो डिटेल्स डालनी है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू और इंटीग्रेटेड टैक्स वहां पे आपको लिखना है। अगर विद पेमेंट ऑफ टैक्स है तो वहां पे टैक्स अमाउंट आएगी, अगर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है तो वहां अमाउंट नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, एक बार आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये वीडियो पूरा 3B का मैंने पूरा ऑलरेडी बनाया हुआ है। GSTR 3B ऑनलाइन लाइव डिटेल्ड पूरे करीबन 40 मिनट का वीडियो है, वो आप देख सकते हो। अब FAQs पे आ जाते हैं। तो कहना क्या है, द फॉलोइंग वैलिडेशन आर डन बाय जीएसटी सिस्टम बिफोर ट्रांसमिटिंग द रिटर्न डेटा टू आइसगेट। जो रिटर्न में आपने डेटा फाइल किया टेबल 6A में और उसमें जो टैक्स आपने बताया वो आपने 3.1B में पे किया। जैसे 3B में 3.1, 3.1 में 3.1B 0 रेटेड सप्लाई। बार बार रीटेरेट बार बार बोलने का मतलब ये है कि ये गलती बार बार आप ना करें। 3.1B में ही आपको एक्सपोर्ट का जीएसटी का डिटेल्स डालना है, पेमेंट जो कर रहे हो। ठीक है, अब मैं फिर FAQ में आ जाता हूँ। फॉर रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, फॉर्म GSTR 1 एंड फॉर्म GSTR 3B ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रिटर्न पीरियड इज फाइल्ड। यानी कि आपने उस महीने के GSTR 1 टेबल 6 से भरा हुआ है और उसका पूरा GSTR 1 भी भरा हुआ है और 3B भी भरा हुआ है, जो अभी मैंने बताया 3.1B। फिर एक्सपोर्ट इनवॉइस आर फाइल्ड अंडर टेबल 6A फॉर्म GSTR 1, correct and complete shipping bill number, complete shipping bill date, port code details have been provided in the invoices data। 3 चीज कंपल्सरी, शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट और पोर्ट कोड। आईजीएसटी देखो यहाँ पे शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट एंड पोर्ट कोड, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ मैं बात कर रहा था। यहाँ पे डालना है टेबल 6 इनवॉइस नंबर, फिर इनवॉइस डेट, पोर्ट कोड, यहाँ पे शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट। ये यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, फिर भी यहाँ पे देखो ये लाल स्टार नहीं है, रेड स्टार नहीं है, तो कई लोग नहीं भरते हैं। ऐसा नहीं है, शिपिंग बिल डेट कंपलसरी है रिफंड लेने के लिए। आप यहाँ पे पढ़ो, फिर भी FAQ में क्या लिखा है, करेक्ट एंड कंप्लीट शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट एंड पोर्ट कोड। शिपिंग बिल नंबर यहाँ पे डालेंगे, शिपिंग बिल
डेट यहाँ पे डालेंगे या पोर्ट कोड यहाँ पे डालेंगे, और आपने जो जीएसटी का इनवॉइस नंबर डाला वो तो यहाँ पे डालेंगे ही, इनवॉइस और इनवॉइस डेट। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों। I have been provided in the invoices data provided under table 6A of form GSTR1, वो हमने देख लिया। फिर IGST and cess amount is reported in table 3.1B of form GSTR3B and not table 3.1A और C, वो भी मैंने आपको मेरे YouTube वीडियो के थ्रू बता दिया, क्योंकि आज 29 अप्रैल है तो मेरे पास कोई GSTR3B लाइव नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आता है, थोड़ा प्ले करके। ये पूरा मैंने समझाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा बेहतर यही रहेगा ये वीडियो को लंबा ना करने के लिए, आप यही देख लो। यहाँ पे भी मैंने जीरो रेटेड, नील रेटेड, एग्जाम, नॉन जीएसटी तीनों का तफावत समझाया हुआ है। जीरो रेटेड है उसको 3.1B में डालेंगे, यानी एक्सपोर्ट रिलेटेड। फिर नील रेटेड यानी कि टमाटर वगैरह आप इंडिया में बेचते हो, एग्जाम सप्लाई बेचते हो, 3.1C में डालेंगे, और जिसपे टैक्स लगा है उसे 3.1A में डालेंगे। ठीक है, और शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो आप लंबा पूरा देखिएगा। IGST and cess amount paid through 3.1B must be either equal to or greater than total IGST and cess amount shown in to have been paid under table 6A। ठीक है, यानी कि ये कहना क्या चाहता है, GST जो आप IGST पे करते हो ना, वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए? जो आपने दिखाया हुआ है टेबल 6A में। टेबल 6A में सिर्फ आप डिटेल्स देते हो कि इतने एक्सपोर्ट इनवॉइस मेरे है, 10 इनवॉइसेस से फॉर एग्जांपल 10 का लेकर समझ लो हर एक में 10-10 हजार का जीएसटी, तो 1 लाख रुपया होता है। आपने टेबल 6A में 10 इनवॉइसेस के 10-10 हजार के 1 लाख रुपया दिखाए, तो आपका आईजीएसटी पेड जो है 3.1B में वो 1 लाख से ज्यादा या इक्वल टू होना चाहिए। 1 लाख से कम होगा तो आपका वो ये ट्रांसफर ही नहीं होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, विथ पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हो, और अगर पेमेंट ही नहीं किया 1 लाख का तो आपको रिफंड लेने के लिए आप एलिजिबल कैसे होंगे सर? If the amount conditions are not met, the data will not be sent to IceGate due to validation failure, and refund of IGST and cess amount paid on export will be impacted। आप समझ रहे हो? अगर आपने इस तरह से नहीं किया तो आपका डेटा आइसगेट में वैलिडेशन के लिए जाएगा ही नहीं। आइसगेट वैलिडेशन क्या है कि आपका कस्टम डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट से डेटा फैच करता है, यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट अपना डेटा आइसगेट डिपार्टमेंट यानी कस्टम्स को ट्रांसमिट करता है, और आपका जो GSTR1 का टेबल 6A का डेटा शिपिंग बिल से मैच होता है, और आपका शिपिंग बिल है वही आपका रिफंड एप्लीकेशन बन जाता है। योर शिपिंग बिल इटसेल्फ इज योर रिफंड एप्लीकेशन। यू डोंट नीड टू फाइल सेपरेट रिफंड एप्लीकेशन। आपको अलग से रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं अगर आपने विद पेमेंट ऑफ टैक्स किया है। ठीक है, व्हाट कैन आई डू फॉर एरर्स मेड इन GSTR3B? अगर आपने 3B में कोई गलती कर दी तो एरर्स के लिए आपको क्या करना है वो भी उन्होंने बताया। If IGST and cess paid on export have been declared in GSTR 3.1A or C instead 3.1B, appropriate adjustment may be done in subsequent month। आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हो to the extent possible, जितना पॉसिबल है उतना एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। वैल्यूज ऑफ करंट मंथ shall not become negative while making adjustment। If IGST paid on export has been declared as 0 in 3.1B, the correct amount can be declared and offset during 3B filing of subsequent month। आप अगले मंथ के 3B में GSTR 3B के 3.1B में करेक्ट अमाउंट डाल सकते हो। इफ IGST and cess paid on export declared in 3.1B is less than the total amount shown in table 6A, differential amount of IGST and cess can be declared and offset during 3B of filing of next month। अगर आपने 6A में 1 लाख दिखाया है, यहाँ पे 90 दिखाया, तो अगले महीने में 10,000 दिखा दो 3B में, 3.1B में, 3B के अंदर 3.1B। फिर आपको क्या क्या डिटेल्स डालनी है। हाउ डू आई प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ माई एक्सपोर्ट इन फ्रॉम GSTR1, वो हमने प्रैक्टिकली करके भी देख लिया है। इनवॉइस डेटा फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज टू बी प्रोवाइडेड इन टेबल 6A ऑफ फ्रॉम GSTR1 फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। इनवॉइस नंबर प्रोवाइडेड इन टेबल 6A आर सेम एज दैट इन शिपिंग बिल। शिपिंग बिल का इनवॉइस नंबर और टेबल 6A का शिपिंग बिल नंबर सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 3 बार बोलो,
क्योंकि इंडिया में अभी भी कॉमर्शियल इनवॉइस अलग बनाते हैं, टैक्स इनवॉइस अलग बनाते हैं, और दोनों का नंबर अलग अलग हो गया तो फिर बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। शिपिंग बिल में आपने कॉमर्शियल इनवॉइस नंबर डाला और जीएसटीआर 1 के टेबल 6 में आपने टैक्स इनवॉइस नंबर डाला, तो वो मैच ही नहीं करेगा, तो आपको रिफंड कैसे मिलेगा? विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स इज करेक्टली सिलेक्टेड फॉर एन इनवॉइस। Shipping bill number, shipping bill date and port code is correctly provided for each invoice. Port code is alphanumerical 6-digit character. वो तो मैंने बता दिया। INNSA1 INSA1 for Nava Sheva. Invoice value is total value. Invoice value is the total value of supplies to be exported covered by the invoice including tax and other charges. Invoice value का मतलब होता है 118, नहीं के 100, वो मैंने आपको बता दिया। इफ एनी 100 + 18 यानी 118। इफ एनी का मतलब टैक्स अगर विदाउट है तो फिर इनवॉइस वैल्यू 0 आएगा, तो 100 ही रहेगा। टैक्स वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ गुड्स, टैक्सेबल वैल्यू जो 100 है, ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड, टैक्स पेड इज 18। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको वैसे बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज है, लेकिन कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग्स माय फ्रेंड्स। अब उन्होंने जो FAQs बनाया थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। Am I eligible to receive the refund of IGST and cess paid on export of goods if I have filed GST 3B? Yes, you are eligible for refund of integrated tax and cess of export of goods if you meet following conditions. Filed Form GSTR 1 providing export details in GSTR 1 along with shipping bill details having integrated tax and यानी कि आपको GSTR 1 और 3B फाइल करा होना चाहिए। How can I claim refund on account of export of goods with payment of tax when the refund will be processed? इसके लिए भी आपने once you file Form GSTR 1 and provide export details in table 6A along with shipping bill details having integrated tax and cess levied on, and also file GSTR 3B of relevant tax period for which refund is to be paid, you are eligible to receive refund on account of export of goods made on payment of integrated tax and cess. GST portal says the export data declared under Form GSTR 1 along with a validation that Form GSTR 3B has been filed for the relevant tax period with IceGate. Customs system validate the Form GSTR 1 data with their shipping bill and EGM data and process the refund. कस्टम आप क्या है, आप GSTR 1 और 3B का डेटा भरते हो जो GST डिपार्टमेंट कस्टम्स डिपार्टमेंट को देता है। कस्टम डिपार्टमेंट उस डेटा को किससे मैच करता है? शिपिंग बिल और EGM से। EGM क्या होता है? एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। जो आपका जहाज होता है, जहाज का जो कैप्टन होता है वो एक EGM फाइल करता है जैसे ही एक्सपोर्ट हो जाता है, जहाज निकल जाता है, उसके बाद वो डिटेल्स दे देता है कस्टम्स डिपार्टमेंट को कि हाँ भैया इस शिप से इतनी इतनी चीजें एक्सपोर्ट हो रही है। The taxpayer is not required to file separate refund application in the case and shipping bill itself shall be treated as refund application. मैंने आपको बता ही दिया, विद पेमेंट ऑफ टैक्स में आपका शिपिंग बिल ही आपकी रिफंड एप्लीकेशन है। आपको अलग से रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ टेबल 6A और GSTR 3B में डेटा करेक्ट करने की जरूरत है। यानी 3B के 3.1B में अच्छे से पेमेंट करो और टेबल 6A ऑफ GSTR 1 अच्छे से फाइल करो। Once the refund payment will be credited to account of the exporter, the IceGate system shares the payment information with GST portal and GST portal in turn shall share information through SMS. आपके ऊपर SMS भी आ जाएगा पेमेंट का जैसे रिफंड आ गया, और ईमेल भी आ जाएगा। I have received SMS and email from GST portal regarding disbursal. I need further details regarding amount that whom should I contact? तो आपको अपने आइसगेट जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर से कांटेक्ट करना है। इफ आई मिस शिपिंग बिल एंड इनवॉइस डिटेल्स इन अ मंथ, कैन आई ऐड द डिटेल्स इन द सब्सिक्वेंट मंथ? यस, अगर आप इस महीने में कोई शिपिंग बिल डिटेल्स डालना भूल गए हो तो अगले महीने में डाल दो। यस, यू कैन ऐड द डिटेल्स ऑफ द सेम शिपिंग बिल एंड इनवॉइस इन द सब्सिक्वेंट मंथ इन फॉर्म GSTR 1 एंड गेट रिफंड इन विच बैंक अकाउंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। द रिफंड अमाउंट वी क्रेडिट, वेदर द बैंक अकाउंट विल बी द अकाउंट आई एंटर्ड इन एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हाँ, अब आपको विथ पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट करते हो ना, तो आप जो आइसगेट पे AD कोड रजिस्ट्रेशन करते हो ना, AD कोड और IFSC कोड जो हम करते हैं, अगर आपको इसको हमसे कराना है तो आप 8000028250 या 9106359201 पे कॉल है, व्हाट्सएप जरूर से कर सकते हो। तो उसी अकाउंट पे AD कोड जो आपने रजिस्टर करा है उस समय जो आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स दी उसमें ही आपका आइसगेट का विद पेमेंट ऑफ टैक्स का रिफंड आता है दोस्तों। तो उसमें हमारी मास्टरी है दोस्तों एक्सपोर्ट का रिफंड दिलाने में। तो अगर आपको हमारी कोई सेवा की जरूरत है तो हमारी आपसे नम्र गुजारिश है,
छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता .com, आपका अपना लीगल पार्टनर लीगल सहायता .com, www.legalsahayata.com। तो दोस्तों हमारी वेबसाइट भी है www.legalsahayata.com, जिसपे आप सर्व कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट पे हमारा जैसे जो बहुत सारी कॉम्पिटिटर वेबसाइट है वैसा ही हमारा वेबसाइट है, ऑनलाइन पोर्टल है, जैसे स्विगी है इसी तरह हम ऑनलाइन सेवाएं सारी इन हाउस देते हैं। स्विगी तो खाना बाहर से बनाता है, हो सकता है वो खाना अच्छा ना भी बनाए बाहर वाला, लेकिन हमारा सर्विस हम खुद देते हैं ये सारी सेवाएं। तो आपसे हमारी नम्र गुजारिश है, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल पार्टनर लीगल सहायता .com। तो अगर अब हम आगे बढ़ते हैं, इन विच अकाउंट वो हमने बता दिया, एडी कोड जो रजिस्टर होगा उसी अकाउंट पे जमा होगा। हाउ कैन आई ट्रैक द स्टेटस ऑफ रिफंड ऑफ IGST पर अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आफ्टर लॉगिंग इनटू द GST पोर्टल। फिर इसके लिए आपको यहाँ पे चेक करना होगा, इसके लिए अलग से प्रोसीजर है। हाउ डू आई शो माई आउटवर्ड सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट इन GST 3B, तो वो 3.1B में दिखाना है, 1 या A या C में नहीं दिखाना, वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और इसके लिए आप अलग से GST 3B का वीडियो यहाँ पे देख भी सकते हो। हाउ डू आई प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ माई एक्सपोर्ट इनवॉइस इन GSTR 1, वो मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिकली। What can I do for incomplete invoices filed in GSTR table 6? Incorrect details of export filed in GSTR 1 previous period can be amended through table 9A of export invoices of form GSTR 1 of subsequent period. If any invoices left to be reported in table 6A of form GSTR 1 in a particular month, then same can be reported in table 6A of form GSTR 1 of subsequent month. आपको अगले महीने में अगर आपको कोई इनकरेक्ट या गलत डिटेल्स डाल दी है GSTR 1 में, तो अगले महीने के 9A में एक्सपोर्ट इनवॉइस में उसे आप अमेंड भी कर सकते हो। ठीक है, टेबल 9A अमेंडेड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। अगर आप पूरा इनवॉइस ही डालना भूल गए तो टेबल 6A ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ में डाल सकते हो। मैं आपको 9A 6A यहाँ पे दिखा देता हूँ अगर लाइव रहा हो तो। ये शायद लॉग आउट हो गया, दिखा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल 6 से एक्सपोर्ट इनवॉइसेस और अमेंडेड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। यहाँ अगर आपने गलती कर दी है तो 9A में डालना है, भूल गए हो तो अगले महीने के 6A में डाल दो। फिर यहाँ पे जो गलती करी है उसका इनवॉइस नंबर डालना है, इसका कोई है नहीं तो मैं वो डाल नहीं रहा। लेकिन देखो इसमें गलती करी है तो आपको पिछले महीने में गलत तो गलत इनवॉइस नंबर डाला हुआ होना जरूरी है। अगर आपने इनवॉइस डाला ही नहीं पिछले महीने में तो फिर आपको टेबल 6A में डालना पड़ेगा। What can I do for errors made in GSTR 3B और previous period? हाँ, ये बहुत अच्छा सा पॉइंट है, वो हमने थोड़ा शॉर्ट में देख लिया, लेकिन उसका ज़्यादा डिटेल्स हम उसका जो शिपिंग बिल का एरर आता है ना उसके थ्रू देखेंगे। What steps should I take that my data is sent to GSTR system, sent by GST system to IceGate system? आपका डेटा GST सिस्टम से IceGate सिस्टम में जाना चाहिए। हमने देख लिया है, सारी बातें चर्चा कर ली है कि आपको टेबल 6A ऑफ GSTR 1 में एक्सपोर्ट की डिटेल्स डालनी है, फिर उसका जो शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट और पोर्ट कोड सही से डालना है, और उसका जो पेमेंट है विद पेमेंट टैक्स और GSTR 3B में 3.1B में डालना है, ना कि 1A और 1C में। IGST and cess amount paid through 3.1B must be either equal or greater than total IGST shown in table 6A। यानी कि आपने टेबल 6A में जो दिखाया है ना उससे ज़्यादा ही पेमेंट करना है। टेबल 6A में आपने एक्सपोर्ट इतना बताया लेकिन उसका पेमेंट तो करो, तो पेमेंट 3.1B में ज़्यादा ही होना चाहिए। If the above conditions are not met, data will not be sent to IceGate। अब इसके बहुत सारी एरर्स आई, फिर उसमें शिपिंग बिल की एक एरर आई, उसका एक मास्टर सर्कुलर है, वो मैं आपको थोड़ा उसका गौर तलब कराना चाहूँगा, क्या एरर आई और उसका कैसे सॉल्यूशन है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है
कि आपका डेटा तो ट्रांसमिट हो गया, फिर भी उसके बाद आपको कोई एरर आने की वजह से रिफंड नहीं मिलता है। तो उसके लिए उन्होंने एक मास्टर सर्क्यूलर निकाला है गवर्नमेंट ने, उसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म विथ ऑफिसर इंटरफेस। अभी तक हमने जो बात की वो क्या था, वो सारा माहिती कुछ इस तरह से थी कि वो ऑटोमेटिक मैचिंग हो जाएगा जीएसटी का डेटा आइस गेट के डेटा से, यानी कि शिपिंग बिल के डेटा से। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे कुछ वजह से और उसमें भी एरर आती है SB001, SB002, इसमें सबसे कॉमन एरर है SB005। वो क्या है और उसका क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे सर्कुलर लाए हैं टाइम टू टाइम। और अब नए सर्कुलर के हिसाब से आप इसकी एरर को सिर्फ 1,000 रुपया भर के, वहाँ यहाँ पे लिखा है 1,000 रुपये की आपको फीस भरनी होगी और कंसर्न कस्टम्स ऑफिसर के पास जाके आपको इस एरर का रेक्टिफिकेशन करवा के आपको पूरा रिफंड लेना होगा। अब 1,000 रुपये कहाँ भरने हैं, क्यों भरने हैं और कैसे भरने हैं और वो एरर क्या है, उसी के लिए हम आगे का वीडियो आप देखते हैं। तो शिपिंग बिल में इस प्रकार की एरर आती है। सबसे पहले मैं आपको SB000 यानी कि 000 सक्सेसफुली वैलिडेटेड, यानी कि आपका जीएसटी और आइस गेट का डेटा मैच हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको कुछ भी करने की जरूरत। इट माइट हैपन दैट even with SB00 shipping bill does not appear in the refunds call. This could be due to the export might have been made under LUT or bond, hence not reliable for refund. If a shipping bill covers multiple invoices, few of the invoices might have been successfully validated with SB00, whereas other invoices might be stuck with any of the other errors. एक ही शिपिंग बिल में ज्यादा इनवॉइस भी हो सकते हैं। आपने शिपिंग बिल एक फाइल किया लेकिन उसके इनवॉइस अंदर अंदर अलग अलग है। हायर रेट ऑफ ड्रॉबैक हैज बीन क्लेम वेयर जीएसटी इज लेस देन 1,000। ठीक है, ये कॉमन नहीं है और ये इतना आपको परेशान नहीं करेगा। सबसे ज्यादा परेशान करेगा SB005। ठीक है, जो हम देखते हैं। वन देख लिया। अब 2 EGM नॉट फाइल्ड। EGM का मतलब होता है कि प्रूफ है EGM का कि आपने कस्टम्स डिपार्टमेंट को माल दिया लेकिन कस्टम्स डिपार्टमेंट के पास से जो शिप था वो इंडिया से निकला कि नहीं, इंडिया के निकलने के बाद ही EGM फाइल होता है। EGM इज प्रूफ योर फाइनल एक्सपोर्ट दैट गुड्स हैड लेफ्ट इंडिया, गुड इंडिया से निकल चुके हैं। तो EGM फाइल नहीं हुआ तो फिर उस शिपिंग बिल मैच होने के बाद भी क्या मतलब, अगर गुड्स इंडिया से निकले ही नहीं। तो शिपिंग बिल 3 SB003 GST है इन मिसमैच, यानी कि आपने शिपिंग बिल में जो GST नंबर डाला वो GST रिटर्न में टेबल 6 है और वो अलग नंबर से GST, अलग नंबर के GST से रिटर्न भरा, ऐसा हो सकता है। तो उससे ये एरर आ सकती है। ये भी इतनी कॉमन नहीं है। इन दिस केस टू एक्सपोर्टर में हैज टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन टेबल GSTR1 बाय यूज ऑफ अमेंडमेंट फॉर्म टेबल 9 है, उसमें भी आपको अमेंडमेंट करना होगा। रिकॉर्ड ऑलरेडी रिसीव्ड, अब अगर आपने एक ही इनवॉइस नंबर 2 बार डाल दिया या भी शिपिंग बिल या इनवॉइस एक बार डाल दिया, 2 बार डाल दिया, डुप्लीकेट रिपीट ट्रांसमिशन ऑफ शिपिंग बिल और इनवॉइस रिकॉर्ड फ्रॉम GST एंड द प्रीवियस ट्रांसमिशन वुड हैव ऑलरेडी बीन वैलिडेटेड फ्रॉम IGST रिफंड, तब SB004 एरर आती है। अब SB005 मास्टर एरर, मेन एरर, जिसके लिए आज के दिन हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं वीडियो के थ्रू। This is the most common error faced by the exporters, which occurs due to mismatch of the invoice number as declared in the invoice table and shipping bill, and that declare in GSTR1 for the same supply. This can happen due to typographical mistake, which while entering data in GSTR1 or the shipping bill, the exporter uses 2 set of invoice. सबसे ज्यादा इंडिया में यही है, कॉमर्शियल इनवॉइस जो होता है उसमें अलग नंबर डालते हैं और उसका टैक्स इनवॉइस बनाते हैं जीएसटी पर्पज के लिए, उसका इनवॉइस नंबर अलग डालते हैं। फिर आप GSTR1 में उसका फाइल रिटर्न भरते हो टेबल 6 में, उसमें से फॉर एग्जांपल आपने शिपिंग बिल नंबर इनवॉइस नंबर डाला 1, लेकिन कमर्शियल इनवॉइस नंबर की आपकी सीरीज चल रही है 51, तो GSTR1 में आपने टेबल 6 में 1 डाला, कमर्शियल इनवॉइस 51 डाला, तो कहाँ से मैच होगा, मिसमैच ही होगा। या तो फिर आपने GSTR1 फाइल करते हुए, शिपिंग बिल फाइल करते हुए आपका इनवॉइस नंबर एक्चुअल इनवॉइस नंबर 1 ही था, लेकिन दोनों में से कहीं एक जगह पे आपने 51 गलती से टाइप कर दिया है। 2 वजह से आपका शिपिंग बिल SB005 एरर आता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसी के लिए तो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं।
If shipping SB0005 is due to data entry mistake, it can be amended now in form GSTR 9 है. अगर डेटा एंट्री की मिस्टेक की वजह से तो आप जीएसटी रिटर्न तो आसान से कर सकते हो, अगले महीने में GSTR 9(1) में अमेंडमेंट कर सकते हो. बट एनी मिस्टेक इन द शिपिंग बिल कैन नॉट बी अमेंडेड वंस EGM इज फाइल्ड. आपका एक्चुअल इनवॉइस नंबर है टैक्स इनवॉइस नंबर 1 और आपने शिपिंग बिल में डाल दिया है 51, तो अगर आपका जो शिपिंग बिल है उसके रिलेवेंट EGM फाइल हो गया, उसके बाद आप वो शिपिंग बिल अमेंड नहीं कर पाओगे दोस्त. तो उसके लिए ही ये ऑफिसर इंटरफेस उन्होंने डाला है. यानी कि ये जो पूरा सर्कुलर है, ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म विथ ऑफिसर इंटरफेस, वहां पे आपको ऑफिसर को एक कॉन्कॉर्डेंस टेबल देना होगा. कॉन्कॉर्डेंस टेबल यानी कि ये फॉर्मेट में आपको टेबल देना होगा एनेक्सर 1 के. ये टेबल आपको ऑफिसर को देना होगा, आप देख सकते हो, और उसके बाद ही आपका वो गलती सुधरेगा, क्योंकि शिपिंग बिल में आपका इनवॉइस नंबर गलत चला गया है. ठीक है. ऑल्सो इफ द टैक्स पे एक्सपोर्टर हैज indeed used a separate invoice in the shipping bill, he cannot include that in his GSTR 1 in lieu of GST invoice. और जो 9A में अमेंडमेंट है उसमें आप शिपिंग बिल नंबर अमेंडमेंट नहीं कर पाओगे. आपने वहां पे 1 डाला जीएसटी में और वहां पे 51 डाला, आप जीएसटी में उसका 51 नहीं कर सकते हो. आप उसके अंदर की डिटेल्स है वो अमेंड कर सकते हो. तो 10 SB005 एरर लार्जली कैन नॉट बी करेक्टेड बाय एनी अमेंडमेंट आइदर इन GSTR 1 और इन शिपिंग बिल, क्योंकि शिपिंग बिल तो एक बार EGM निकल गई, उसके बाद तो अमेंड हो ही नहीं पाएगा. हमारे एक क्लाइंट को ऐसा हो गया था, 90 नंबर का इनवॉइस उसने 2 बार बना दिया था. उसने एक ही कॉन्ट्रैक्ट के तहत 2 इंस्टॉलमेंट में माल भेजा, एक फरवरी में भेजा, एक मार्च में भेजा, दोनों में उसने इनवॉइस नंबर सेम डाला 090. अब उसका EGM फाइल हो गया है, उसके बाद भी हमने उसका अमेंडमेंट करा दिया, कुछ ऑफिसर ने कर भी दिया, लेकिन वो फिर भी वो मैचिंग तो नहीं होगा, उसको ये कॉन्कॉर्डेंस टेबल भरना ही होगा. इंटरिम वर्क अराउंड शैल ओनली बी अवेलेबल एज वन टाइम मेजर फॉर द बेस्ट पास शिपिंग बिल्स ईयर आफ्टर. हालांकि ये लोगों ने क्या बोला कि ये जो जब ये सर्कुलर लाए थे ये लोग तब 1 टाइम सॉल्यूशन लाए थे, लेकिन अब उन्होंने नया सर्कुलर ला दिया है. नए सर्कुलर में क्या लिखा है कि दिस फैसिलिटी विल बी परमानेंटली अवेलेबल, क्योंकि इंडिया वाले परमानेंटली सुधरने वाले नहीं है. ऑफिसर कीप द ऑफिसर इंटरफेस अवेलेबल ऑन परमानेंट बेसिस. अब ये ऑफिसर इंटरफेस है ना, वो परमानेंट बेसिस के लिए अवेलेबल हो चुका है. तब आप गलती करो, वो लोग 1000 रुपये लेके सुधार देंगे. सिंपल कॉन्कॉर्डेंस टेबल भर दो दोस्तों. और कॉन्कॉर्डेंस टेबल अगर आप हमसे भराना चाहे तो आज ही कॉल कीजिए. छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए legalsahayata.com, आपका अपना लीगल साथी. legalsahayata.com. मैं हूं कल्प शाह, आपकी सेवा में. In case of ICDs, if gateway EGM is not filed electronically or stuck ये 6 नंबर का एरर हम बाद में चर्चा करेंगे. अभी 5 पे ही रहते हैं, और 5 पे ही क्यों आते हैं उसके लिए उन्होंने पूरा 6 पानों का 6 पेजेस का सर्कुलर बनाया था. न्यूमरस ये जो सर्कुलर है वो 2018 फरवरी का है, लेकिन उसका रिपीटेशन उसका ये एक्सटेंड होता ही गया है और परमानेंटली एक्सटेंड कर दिया. अभी ये कब एक्सटेंड किया परमानेंटली? 17 फरवरी 2021. आज चल रही है 29 मई. ठीक है. Numerous representations have been received from exporter trade association seeking resolution of various problems. Refund लेना बहुत ही बड़ी बात होती है. Which have been hindered the sanction of refund of IGST paid on export. CBEC, Central Board of Excise and Customs, उसका अब नाम हो चुका है CBIC, Central Board of Indirect Tax and Customs, has issued circular number so and so which highlighted the common errors that hindered the sanction and disbursal of refund. Subsequent to the circular outreach programs have been, यानी कि उन्होंने बहुत सारे कोशिश भी की, लेकिन लोकल लोग ये समझे नहीं. टेबल 6A और 3.1B और शिपिंग बिल की सारी डिटेल्स मैचिंग होना वो लोग समझे नहीं, तो उन्होंने ऑफिसर इंटरफेस ला दिया. अल्टरनेटिव मैकेनिज्म विथ ऑफिसर इंटरफेस. अ पॉजिटिव गेन ऑफ दोज एफर्ट हैज बीन which has enabled sanction more than 4,000 crore. ये थोड़ी वार्ता है, उसे नहीं पढ़ेंगे. The analysis of data post to 2017 indicates that while the quantum of error is decreasing significantly, exporters are still committing mistake. Exporter अभी भी mistake कर रहे हैं. The information furnished, अब उसमें क्या क्या mistake हो रही, ज्यादातर
मिस्टेक हो रही है GSTN वाइल फाइलिंग GSTR1 टेबल 6A में वो गलती कर देते हैं, या 3.3B में कर देते, 3.1B में एक्सपोर्ट का पेमेंट नहीं करते, एक्सपोर्ट GST का, हो सकता है वो 3.1A में कर दे। कस्टम्स वो गलती है, 3.1A में करना गलती है, 3.1B में करना होता है GST3B के। कस्टम CDI सिस्टम वाइल फाइलिंग शिपिंग बिल, यहाँ शिपिंग बिल फाइल करते समय उन्होंने टैक्स इनवॉइस नंबर डालने की जगह कमर्शियल इनवॉइस नंबर डाल दिया। हालांकि दो अलग करते ही क्यों, जो शिपिंग बिल में आप इनवॉइस कमर्शियल इनवॉइस नंबर डालते हो वही आप टैक्स इनवॉइस डालो। अब पोस्ट GST एक ही रखो, कमर्शियल इनवॉइस जो है वही आपका टैक्स इनवॉइस रखो, तो या फिर टैक्स इनवॉइस कोई कमर्शियल इनवॉइस रखो, दो अलग अलग सेट्स मत बनाओ तो दोनों का नंबर एक रखो। The prerequisite and precautions that need to be taken for successful processing of refund claims are as follows. Exporter have to file GST3B with taxable value for export and IGST paid against export indicated in appropriate fields, that is 3.1B, which we have already in detail, in depth discussed in that video. This video, my darling, this video. Okay. Where were we? We were here. Exporters have to file GSTR1 or table 6A for the export made with correct details such as invoice number, taxable value, IGST paid, shipping bill number, shipping bill date and port code. वो मैंने बता ही दिया। Large number of exporters have filed incomplete GSTR1 और table 6A where shipping bill number और date और port code are missing. बहुत बड़ी गलती, shipping bill number मिस कर दिया, डेट मिस कर दी, पोर्ट मिस कर दिया, नहीं चलेगा मेरे दोस्त, मेरे जान, मेरी जिगर। शिपिंग बिल नंबर तो डाल, शिपिंग बिल डेट तो डाल, पोर्ट कोड तो डाल, INNSA1 आयन बॉम्ब 1 डाल। दिस रिकॉर्ड्स आर नॉट प्रोसेस फॉरवर्डेड टू कस्टम्स बाय GSTN, वो ट्रांसमिट ही नहीं होगा तो रिफंड की बात ही कहाँ रही। ईमेल्स हैव बीन सेंट टू एक्सपोर्टर आस्किंग देम टू करेक्ट देयर रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट ईमेल भी भेजती है। द एग्रीगेट IGST पेड अमाउंट क्लेम इन GSTR1 should not be greater than the IGST paid amount indicated in table 3.1B of the corresponding one. This check is put in GSTN system to ensure the refund claim is not more than GST paid by the exporter. Analysis, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। बात क्या, देखो GSTR1 किस चीज का रिटर्न है, आपसे सिर्फ डेटा मांग रहा है कि आपने कौन से इनवॉइस के तहत कितनी वैल्यू का एक्सपोर्ट किया, लेकिन उस डेटा का आप पेमेंट कहाँ करते हो, उस डेटा का पेमेंट आप 3B में करते हो। अपने 10 इनवॉइस के तहत 10-10 हजार वाले GST के 1 लाख का GST दिखाया, ठीक है, आपको 10 इनवॉइसेस के तहत GST1 के टेबल 6A में आपने 1 लाख का GST दिखा, लेकिन अगर आपने 3B में पे ही नहीं किया तो आप रिफंड के लिए कैसे एलिजिबल होगे दोस्त। आपको पहले उसका पेमेंट करना है 3B में, तो 3B हमेशा 3B में 3.1B का जो अमाउंट है टोटल टैक्स का, वो GSTR1 के टेबल 6A के जो टोटल टैक्स का अमाउंट है उससे ज्यादा होना चाहिए। पेमेंट ज्यादा गवर्नमेंट तभी रिफंड देगी, कम हो नहीं देगी। रिफंड इज नॉट मोर देन GST पेड बाय एक्सपोर्ट। एनालिसिस ऑफ GST एंड रिटर्न डेटा इंडिकेट दैट दिस कंडीशन हैज फेल्ड इन अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस। Consequently, the information filed by exporter is not forwarded to customs by GSTN. In these cases also emails have been sent. email तो गवर्नमेंट भेजेगी। The analysis indicates that only 32% records of GSTR1 have been transmitted. बोलो कितनी दुखद बात है। इसीलिए मैं इतने शांत से स्लोली चबा के बोल रहा हूँ। मात्र 32% लोग इस तरह से रिफंड लेने के लिए सक्सेसफुल रहे हैं, बाकी के लोग अभी भी इसमें सक्सेसफुल रिफंड नहीं ले पा रहे हैं मेरे दोस्त। इन अदर वर्ड्स, मेजॉरिटी ऑफ रिफंड क्लेम्स आर held up either due to insufficient information or lack of due diligence. फिर नेक्स्ट क्या कहता है, एक्सपोर्टर्स में be advised to use table 9 of GSTR1 of the following month, following यानी कि अगला month, next month, to amend the records of previous month so as to take care of issues mentioned in paras 2 and 3 above. In cases where exporters have already filed information in table 9 of GSTR1, the said information is being validated by GSTN. अगर आपने टेबल 9 में डेटा डाल दिया है, देखते टेबल 9 फिर से हमें वो निकल गया बाहर, तो वो आगे से चली ही जाएगी, वो वैलिडेट हो ही जाएगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन थ्रू टेबल 9 ऑफ GSTR1, द सेड इंफॉर्मेशन इज बीइंग वैलिडेटेड बाय GSTN। यहाँ पे जो 9 की बात चल रही है,
यहाँ पे जो 9 की बात चल रही है, अब वो 9 ये हो गया, वो हमने देख ही लिया है. द रिकॉर्ड्स GSTR 1 or table 6 which have been forwarded by GSTN to customs after validation mentioned at 2 and 3 above are processed by customs EDI system. In cases where the information forwarded by GSTN tallies with the information furnished in shipping bills, refund are automatically sanctioned by custom EDI system. As mentioned earlier, till amount till date 4,000 करोड़ का रिफंड उन्होंने इस तरह से दे दिया है ऑटोमेटिकली. However, there are many instances. कौन सा पॉइंट नंबर VII? नेक्स्ट पेज. हाँ, ये पैरा इंपॉर्टेंट है. However, there are many instances where refunds are held up to on customs EDI system due to certain errors which have been clearly brought out in the circular 42 by 2017. ये जो SB 005 है वही हमारा सर्कुलर नहीं है शायद. 42 by हाँ, तो दोस्तों इस 42 2017 में बहुत सारी एरर दिखाई है. यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ. रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर रूल 96. ये पुराना सर्कल है, जब सर्कुलर है, जब नया GST है. इनकरेक्ट शिपिंग बिल इन GSTR 1, इनवॉइस नंबर एंड IGST पेड अमाउंट मिसमैच, EGM एरर, wrong bank account given to customs, IGST refunds for the export of goods in the month of August 2017. ये बहुत ही पुराना सर्कल है, लेकिन सर्कुलर है, लेकिन उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए हम मुद्दे पे आ जाते हैं. ठीक है. The major errors that are committed by taxpayers are incorrect shipping bill numbers in GSTR 1. मैंने आपको दिखा दिया GSTR 1 में कहाँ डालना है. टेबल 6 में GSTN declared in the shipping bill does not match with the GSTN used to file corresponding GST returns. शिपिंग बिल में जो GST नंबर डाला है वो आपने उसी GST नंबर के लॉगिन आईडी से आपने रिटर्न नहीं भरा, किसी और आईडी से भरा दिया. द मोस्ट कॉमन एरर, हालांकि ये थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा है, फिर भी वो लोग बोल रहे तो मान लेते हैं. ऐसे कोई दूसरे आईडी से तो कैसे रिटर्न भर सकता है. द मोस्ट कॉमन एरर हैम्परिंग रिफंड इज ड्यू टू मिसमैच ऑफ इनवॉइस नंबर, टैक्सेबल वैल्यू एंड IGST पेड इन द शिपिंग बिल. वो हमने पूरी सारी चर्चा कर ली, घिस दिया. कोई प्रोफेशनल 50 GST भर रहा हो तो हाँ. Exporters may be advised to track the refund status and errors pertaining to their shipping bills on IceGate website. IceGate वेबसाइट पे आप पूरा डिटेल्स दे सकते हो. अगर आपको IceGate का यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है ना, वो एक बड़ा ट्रिकी काम है. उसके लिए IceGate की आपको क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर बनानी पड़ती है, फिर आपका आधार कार्ड सेल्फ सर्टिफाइड और आपका IEC कोड सेल्फ सर्टिफाइड से आपको यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना. आप सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन मत कीजिएगा, यूजर लॉगिन वगैरह रजिस्ट्रेशन करके आप वहां से आप लॉगिन आईडी क्रिएट करके आपका पूरा शिपिंग बिल ट्रैक कर सकते हो. तो IceGate में रजिस्ट्रेशन के 2 फायदे हैं. उससे आप पूरा शिपिंग बिल वगैरह भी ट्रैकिंग करा सकते हो और आप पूरा AD कोड भी रजिस्टर कर सकते हो. AD कोड आप मैन्युअली रजिस्टर करने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो. इसके लिए कॉल कीजिए 800000282550. हम DSC भी बना देंगे, आपका IceGate रजिस्ट्रेशन भी कर देंगे और आपका AD कोड भी रजिस्ट्रेशन कर देंगे, ताकि आपका पूरा GST का रिफंड का प्रोसेस सिंप्लीफाइड हो जाए, मस्त हो जाए, झकास. वंस द रजिस्ट्रेशन इज ऑब्सेंट, ठीक है, ये तो आपको अपने आप ही रिफंड आने लगेगा अगर आपने AD कोड रजिस्टर करा लिया है. और रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद IceGate की वेबसाइट पे आप अपने शिपिंग बिल नंबर और GST की डिटेल्स डाल के आप पर्टिकुलर डेट या मंथ का सारे शिपिंग बिल्स का जो रिफंड आना है उसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हो. उसका IGST सैंक्शन स्क्रॉल हुआ कि नहीं वो सारा कर सकते हो. फिर द एनालिसिस ऑफ कस्टम्स डेटा indicates that while most of the errors mentioned in para above are decreasing, the error mentioned in para C is most prevalent. अभी भी ये वाली एरर तो है ही, para C वाली. The error mentioned in at para C is about invoice mismatch. इनवॉइस का मिसमैच तो अभी भी जारी है. SB 005 की एरर तो अभी भी चल रही. This error is because of the fact that errors exporter are using 2 sets of invoice, one invoice for GST and another for customs. ठीक है, वो तो हमने देख ही लिया है. It is again reiterated that exporters may be advised to take care. आपको केयर करनी है, 2 इनवॉइस नहीं बनाने, 2
और इसके लिए गवर्नमेंट लेकर आई है ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म। ज्यादा आप उसकी चर्चा नहीं करना है, ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म में आपको करना क्या है वो हम अब देखते हैं, ठीक है। द प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग IGST रिफंड क्लेम्स इन दिस केसेस वुड बी एज फॉलोज। अगर आपका SB005 एरर आ जाता है तो ये करना है। द एक्सपोर्टर शैल प्रोवाइड अ कॉन्कॉर्डेंस टेबल इंडिकेटिंग मैपिंग बिटवीन GST इनवॉइस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग शिपिंग इनवॉइसेस as annexed in support of the refund claim to the designated officer in the custom house. A scanned copy of the concordance table may also be sent to the dedicated email address of the customs location from where exports took place. हर एक कस्टम्स हाउस का एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी होगा GST का रिफंड के लिए, वो आपको उसकी वेबसाइट पे ढूंढना है और उस ईमेल आईडी पे आपको कॉन्कॉर्डेंस टेबल ईमेल भी करना है, ठीक है। कस्टम CDI मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद मेरे पास एक मुंबई वालों का वो मुझे मिला है, सर्कुलर फॉर्म GST। हाँ ठीक है, मैं आपको बाद में बताता हूँ उसका किस तरह से ईमेल आईडी होता है। उसकी वेबसाइट पे ही उन्होंने रख दिया है, लेकिन उसके वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन सर्कुलर है उसमें ढूंढना पड़ेगा कि इस चीज के लिए ये वाला ईमेल आईडी कहाँ पे है। बाकी अगर आपको गलत ऑफिसर्स के पास मिल गया तो वो सीधा पैसा खाने की बात करेगा, गलत कोई एजेंट को आपने पकड़ लिया वो डायरेक्ट पैसे की बात करेगा। हम आपको प्रोफेशनली करके देंगे नॉर्मल चार्ज में। घूस हमारी कोई भी सर्विस चार्ज में घूस का तत्व शामिल नहीं है, तो हमारा सर्विस चार्ज कम है। बाकी कहीं आप दूसरे से कराओगे तो वो घूस खिला के करवाते हैं। हम प्रोसीजर फॉलो करके और जहाँ पे भी ऑफिसर्स फॉलो करने के बाद भी अन्याय कर रहा हो तो लड़के कराते हैं, PM मोदी तक भी लिख देते हैं। कस्टम CDI system shall display list of all invoices pertaining to such shipping bills vis-a-vis the invoice data received from GST. The officer shall verify the following. ऑफिसर के पास जैसे आप कॉन्कॉर्डेंस टेबल जो मैंने आपको यहाँ पे नीचे दिखाया हुआ है, कॉन्कॉर्डेंस टेबल में आपको GST नंबर डालना है, डेट डालनी है, टैक्सेबल वैल्यू एज पर GST, IGST अमाउंट एज पर GST, सीरियल नंबर 1 2 3, कॉरेस्पॉन्डिंग शिपिंग बिल इनवॉइस नंबर डालना है, शिपिंग बिल नंबर और इनवॉइस नंबर और डेट डालना है, टैक्सेबल वैल्यू एज पर शिपिंग बिल, IGST अमाउंट एज डिस्क्राइब्ड इन शिपिंग बिल, फाइनल करेक्टेड IGST अमाउंट एज पर एक्चुअल एक्सपोर्ट वो आपको डालना है। इसे कहते हैं कॉन्कॉर्डेंस टेबल, ठीक है। ड्यूली सर्टिफाइड कॉन्कॉर्डेंस टेबल आपको डालना है, सबमिटेड बाय द एक्सपोर्टर एज पर एनेक्सर ए, IGST टैक्सेबल वैल्यू एंड IGST अमाउंट डिक्लेयर्ड इन शिपिंग बिल, IGST डिटेल्स डिक्लेयर्ड इन शिपिंग बिल शुड बी इन प्रोपोर्शन इन द गुड्स एक्चुअली एक्सपोर्ट। आपको शिपिंग बिल में उतने ही गुड्स इतनी ही IGST की अमाउंट शिपिंग बिल में से दिखानी जो आपने एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर दिया है। After determining the correct refund amount, the officer need to enter the same into the customs EDI system. The officer has the facility to edit the IGST paid details in case of short payment or incorrect calculation by the exporter. The officer shall complete the verification by accepting or rejecting the or amending the same. Officer के पास उतनी फैसिलिटी है कि वो आपकी IGST जो पेड अमाउंट है उसको अमेंड कर सकता है। अगर आपने गलत डाल दिए 3.1B की जगह 1A में डाल दिए तो वो वहाँ पे 3.1B में वहाँ पे अमेंड कर देगा। Once all the invoices pertaining to shipping bills are verified by the officer, एक शिपिंग बिल में एक से ज्यादा भी इनवॉइसेस हो सकते हैं, यानी कि once all the invoices pertaining to shipping bills are verified by the officer, the system shall calculate the scroll amount against the shipping bill after subtracting the drawback amount for each invoice where applicable and display the refund amount to the officer for approval. फिर उसके बाद अप्रूवल आपको मिल जाएगी, आपका शिपिंग बिल का अमाउंट मैच हो गया। उसके बाद कॉन्कॉर्डेंस टेबल के बेस पे invoices in any particular GSR 1 where refund is sanctioned shall be disabled in the system to prevent refund। और उस पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर का रिफंड आपकी GSR 1 में डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि आपको वो मैन्युअली कॉन्कॉर्डेंस टेबल की हेल्प से आपको रिफंड तो ऑनलाइन ही मिलेगा मैचिंग कराने के बाद, लेकिन कॉन्कॉर्डेंस टेबल की मदद से आप मैन्युअली ऑफिसर के पास जाके उसको अप्रूव करा के आए, तो अब ऑनलाइन मैचिंग होकर अप्रूव कराने की जरूरत नहीं है। Once refund is sanctioned by the officer, the shipping bills would be available for generating scroll। वो ऑफिसर ने रिफंड सैंक्शन कर दिया, आपका IGST रिफंड सैंक्शन स्क्रॉल आपके आइसगेट वेबसाइट पे दिखने लगेगा। In order to ensure smooth operation of the prescribed procedure, customs house may open a dedicated cell in email address for the purpose of IGST refund। ठीक है, अब ये फैसिलिटी है, वो पहले थोड़े दिन के लिए अवेलेबल थी, अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। कीपिंग इन व्यू ऑफ द फैक्चुअल पोजीशन
it has been decided to as a measure of trade facilitation to keep the officer interface available on permanent basis to resolve such errors on payment of specified fee. The exporter may avail the facility of correction of invoice mismatch errors in respect of all past shipping bills irrespective of its date of filing by following procedures as provided in the. और कितना भी पुराना शिपिंग बिल हो उससे आप कॉन्कॉर्डेंस टेबल से सही करा सकते हो, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज फीस टुवर्ड्स सच रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज बाय कस्टम ऑफिसर फॉर correlation and verification of claim. Necessary amendment have been made in levy of fee regulations. Suitable trade notice may be pleased to enter. ठीक है, अब मैं आपको उसका ईमेल बता देता हूँ कैसे आपको ढूंढना है आपके कस्टम्स डिपार्टमेंट का। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ACC मुंबई यानी कि एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स मुंबई का वेबसाइट है, उसमें मिसलेनियस में पब्लिक नोटिस फैसिलिटीज, उसमें पब्लिक नोटिस में जाओ, उसमें 2021, 2020, 19 में से हमको मिला था ये वाला। ठीक है, यहाँ पे सारी नोटिस डाउनलोड करो और इसके रिलेटेड उन्होंने 2019 के आसपास हर एक एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है, जो नॉर्मल कार्गो कॉम्प्लेक्स होता है, सी कार्गो कॉम्प्लेक्स जो भी बोलते हैं, उन्होंने इस तरह से हर एक पोर्ट की एक वेबसाइट होगी ज़्यादातर, तो उस वेबसाइट पे आपको जाना है। देखो इस वेबसाइट इस नोटिफिकेशन में आपको एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स शहर अंधेरी मुंबई का आपको मिल जाएगा। उसमें IGST के इस कॉन्कॉर्डेंस टेबल के लिए अलग से स्पेशल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर वगैरह दिया है, अधिकारी का नाम भी दे रखा है। ठीक है, तो उस पर आपको कॉन्कॉर्डेंस टेबल भेजना है। एक्सपोर्टर में सबमिट द कॉन्कॉर्डेंस टेबल फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शंस। इसमें बहुत सारा घूसबाजी चलता है दोस्तों, तो इसके लिए आपको अगर कोई भी सेवा का बेनिफिट लेना है, GST रिफंड वगैरह, तो आप हमें कॉल कीजिए 8000002825 और 9106359201। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए legalsahayata.com, आपका अपना लीगल पार्टनर legalsahayata.com। और कल्प शाह GST क्लासेस, मेरा नाम है कल्प शाह। थैंक यू दोस्तों, नाइस टू टॉक टू यू।